गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही हमारे रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज के 500 सब्सक्राइबर्स के परिवार में जुड़ने और आपका सहयोग देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इस परिवार में और लोगों को जोड़ते जाइए और मैं आपको और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला के आपके मंजिल तक पहुँचाने में आपका सहयोग करता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। शुरू करते हैं अपने 14 से 15 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण रहीं। तो पहली खबर है यहाँ आपके सामने रक्षा क्षेत्र से संबंधित। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रंस को तैनात कर दिया गया है। और ये जो MiG-29 लड़ाकू जेट हैं ये हमारे एडवांस फाइटर जेट हैं जो कि लंबी दूरी की मिसाइलों और आधुनिक हथियारों से लैस हैं और ये अब पहले से यहाँ तैनात MiG-29 फाइटर जेट का स्थान लेंगे। ठीक है, तो MiG-29 ध्यान रखिएगा भारतीय वायुसेना के श्रीनगर एयरबेस पर हाल ही में इसको तैनात किया गया है। क्लियर है। और दूसरी खबर रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसी में है कि हमारे भारतीय सेना के उत्तरी क्षेत्र के फॉरवर्ड एयरबेस पर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं की निगरानी के लिए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को तैनात किया गया है। ये भी एडवांस ड्रोन है और ये हेरॉन मार्क 1 ड्रोन जिनको कि 2009 में ही सेना ने तैनात किया था, ठीक है, ये अब उनका स्थान लेंगे। क्लियर है। इन ड्रोन्स की आपको खासियत बता दें कि ये लगातार 36 घंटों तक उड़ान भर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है, और ये उपग्रह संचार क्षमता से लैस हैं और ये केवल सीमा पर निगरानी ही नहीं बल्कि निगरानी के साथ साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निगरानी के साथ साथ हमलावर ड्रोन भी हैं। क्लियर है। और ये एक बार में, चूँकि इतनी लंबी दूरी तक ये उड़ान भर सकते हैं और इतने लंबे समय तक 36 घंटों तक लगातार ये उड़ सकते हैं, इसलिए ये एक बार में भारत की जो चीन और पाकिस्तान के साथ लगी जो पूरी सीमा है, ये पूरी सीमा की एक बार में निगरानी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा हेरॉन मार्क 2 ड्रोन कहाँ तैनात किया गया है? भारतीय सेना के उत्तरी क्षेत्र के फॉरवर्ड एयरबेस पर। ठीक है। और ये जो आपके ड्रोन हैं, इन ड्रोन का संचालन करने वाले स्क्वाड्रन को क्या कहा जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, वार्डन ऑफ द नॉर्थ, वार्डन ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कुछ इसके बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशंस। भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमाओं का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाने और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यदि हम चर्चा कर लें तो पहली चीज़ तो यही ध्यान रखिए कि भारत पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल डेटा है, ये ऑफिशियल मैप है। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। जबकि भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, आपसे आंकड़ा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। और भारत पाकिस्तान सीमा को बोलते क्या है? तो इसको नाम है इसका रेडक्लिफ लाइन, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस समय सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी ने भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया था। ओके। और भारत और चीन की सीमा को क्या बोला जाता है? तो इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने किया था। क्लियर है। अब आपसे दूसरी चीज़ कि भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगी हुई है, तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य लगे हुए हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमारा लगा हुआ है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी हमारा लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ। ओके। जबकि यदि चीन के साथ यदि हम बात करें तो ये देखिए, चीन के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य लगे हुए हैं और साथ ही लद्दाख हमारा यूनियन टेरिटरी लगा हुआ है। ओके। तो आपसे यहाँ से यदि कोई भी एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने है MC पंत समिति के संबंध में। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में NCERT की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए NCERT के द्वारा ही एक 19 सदस्यीय, तो मेंबर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का नाम दिया गया है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री समिति। ठीक है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो MC पंत जी करेंगे। इनका पूरा नाम है महेश चंद्र पंत, जो कि चांसलर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन संस्थान के। ओके। और साथ ही समिति में बहुत बड़े बड़े बहुत रिनाउंड पर्सन्स हैं, जैसे कि समिति को
इसका को चेयरपर्सन कौन है, इसकी सह कौन करेगा, तो प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी करेंगे, जो कि अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर हैं और इनको गणित के क्षेत्र का एक मशहूर फील्ड मेडल भी मिल चुका है। ठीक है, ये इस समिति की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा इस समिति में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों की बात करें तो भारतीय भाषा समिति के एक अध्यक्ष हैं चामू कृष्ण शास्त्री जी, वो हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति जी हैं। संगीतज्ञ शंकर महादेवन जी हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं संजीव सान्याल जी हैं और पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय जी भी इस समिति के कुछ प्रमुख सदस्यों में से हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा, MC पंत समिति आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों इसका गठन किया गया है? तो इसका गठन कक्षा 3 से लेकर के और 12 तक के NCERT के विद्यार्थियों के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार NCERT के पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए इसका गठन किया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे NCERT की बात हुई तो आपको बता दूं कि NCERT की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है कि NCERT की स्थापना, पहले तो फुल फॉर्म में जानिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी एग्जाम कभी फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी NCERT की? तो 1961, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों को सहयोग देने के लिए, राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए, सलाह देने के लिए NCERT की स्थापना की गई थी 1961 में केंद्र सरकार के द्वारा। क्लियर है? इस समय इसका डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी जी इस समय इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो नई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में आई थी, उसके तहत फिर से NCERT के पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जा रहा है। ओके, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि ये बताइए कि हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो कि 2020 में जारी की गई थी, वो किसकी सिफारिशों पर बनाई गई थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है आपके सामने। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि रेड बटलर पुरस्कार। ये हाल ही में एक भारतीय डॉक्टर हैं राजा रामी रेड्डी पी, इनको ये दिया गया है। ये पुरस्कार आपको बता दूं कि रेटिना सर्जरी के क्षेत्र में उनको डायबिटिक रेटिनल डिटैचमेंट पर उनके सर्जिकल कौशल से संबंधित उन्होंने एक वीडियो जारी की थी। उसी वीडियो को देख करके और उसी वीडियो के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया अमेरिका में। कौन सा? रेड बटलर पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना सर्जरी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? और उनको ये जो सम्मान है वो अमेरिका के सिएटल प्रांत में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट की एक वार्षिक बैठक हुई थी, उसी के दौरान हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया। और ये हैं आपके डॉक्टर साहब। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो रेड्डी जी हैं, ये हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, न्यू रेटिना आई केयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसी के ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने इसको स्थापित किया था। क्लियर है? तो आपसे एग्जाम पूछा जाए कि रेड बटलर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा राजा रामी रेड्डी पी को सम्मानित किया गया रेटिना सर्जरी के क्षेत्र में। क्लियर है? और अंतिम खबर है आपके सामने, एक महत्वपूर्ण दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसको कि पिछले साल से मनाया जा रहा है। पिछले साल भी मनाया गया, इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो पिछले साल भी मनाया गया, इस साल भी इसको मनाया गया। क्यों मनाया गया? आपको और हमको सबको पता है कि भारत विभाजन बहुत ही दुखद, बहुत ही दयनीय रहा। ठीक है, ये बेसिकली 14 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये जो बंटवारा था भारत और पाकिस्तान का, इसके कारण दुनिया ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा था और लगभग 1,45,00,000 लोग एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हुए थे। दंगे में लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इन्हीं दंगे में मारे गए लोगों और लाखों विस्थापित दर्द झेलने वाले लोगों की याद में ये दिवस पिछले वर्ष से हमारे प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों और मित्रों में, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।